मेरा जो गाँव है वो मध्य प्रदेश में ही है। एक बहुत छोटा-सा गाँव है और मेरी सारी फैमिली में जो रहे हैं जनरेशन्स वो बहुत सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। तो मेरे दादा के पापा ने वो गाँव खरीदा था। सबसे पहले उस गाँव में कुछ संत, ऋषि-मुनि जो पूजा-पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, वो रहा करते थे। उनके जनरेशन्स आज भी उस गाँव में रहते हैं। तो मेरे दादाजी के पापा ने वो गाँव उनसे खरीदा था और वहाँ से वो किसी और गाँव से वो इस गाँव में शिफ्ट हो गए थे। तो जब वो गाँव खरीदा उनसे और जो वहाँ पे ऋषि-मुनि संत थे जिनके जनरेशन्स अभी भी रहते हैं, तो पहले तो वो पूजा-पाठ में उनके जो एंसेस्टर्स थे वो पूजा-पाठ, ध्यान इस सब में बहुत ही एक्टिव थे, पर धीरे-धीरे वो सब कम होता गया और उनकी जनरेशन्स ने वो गाँव सेल कर दिया। तो जब मेरी फैमिली वहाँ रहने आई, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ध्यान, पूजा-पाठ ये सब हुआ करता था, लेकिन उनकी जनरेशन्स ने उसे परस्यू नहीं किया। तो आई डोंट नो बट मेबी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑलरेडी उस गाँव पर आ गया क्योंकि वो शायद ये पसंद नहीं करते थे कि एक ऐसे फैमिलीज़ या ऐसे लोग आकर रहने लग जाएँ जिनका इस सब से कोई मतलब नहीं है। वो ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि वही पूजा-पाठ, ध्यान, मेडिटेशन वही सब कुछ कंटिन्यू वहाँ पे हो। तो जब मेरी फैमिली वहाँ ही रहने लगी, हमारे यहाँ मेनली एग्रीकल्चर ही बिज़नेस है, खेती होती है और हमारे उस एरिया में लगभग 750 एकर्स लैंड है, तो वो पूरी फैमिली का लैंड है। तो मेरे जो दादाजी थे उनके 3 बेटे हैं, 1 बेटी है जिसमें से 1 मेरे पापा हैं ऑब्वियसली और मेरे दादाजी के भी एक छोटे भाई हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं। इन सब का 750 एकर्स प्रॉपर्टी वहाँ पर है। तो मेरे दादाजी ने जब मेरे दादाजी मैच्योर हुए तो उन्होंने अपने एक कज़न को भी उस गाँव में बुलाया। उनके कज़न फाइनेंशियली थोड़े वीक थे तो उन्होंने उन्हें बुलाया और अपने प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी उनको दी, अबाउट 100 एकर्स। मेरी दादी को ये बात बहुत बुरी भी लगी लेकिन उनके मन में कुछ और ही प्लान था और आगे जाके मेरे दादाजी ने अपना बड़ा बेटा उन कज़न को दे दिया क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो इस तरह से मेरे पापा जो हैं वो अडॉप्टेड हैं। मैं मेरे दादाजी के सबसे बड़े बेटे की बेटी हूँ, हम 4 बहन हैं। तो जब मेरे दादाजी के कज़न वहाँ रहने के लिए आए तो मेरी दादी को ये बात बहुत बुरी लगी कि वो क्यों उन्हें इतनी सारी प्रॉपर्टी दे रहे हैं और इसलिए मेरी दादी ने एक ऐसा पीस ऑफ लैंड उनको दे दिया जिस पे पहले श्मशान भूमि हुआ करती थी। आपको पता होगा कि जो जैसे कि जभी भी किसी की डेथ होती है तो हमारे रिलीजन में उनका दाह संस्कार होता है। जिस जगह पे वो होता है उसे शमशान घाट या शमशान भूमि कहते हैं। तो वो मेरी दादी ने अननोइंगली, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मेरे दादाजी मेरे पापा को उन्हें दे देंगे और उनका ही बड़ा बेटा उधर जाके रहने लग जाएगा। मेरी दादी ने प्लानिंग करके वो जगह दादाजी के कज़न को दे दी और वहाँ पर उन्होंने घर भी बनवाया। मेरे दादाजी ने घर बनवाया और उनको दे दिया। तो ऑब्वियसली वो घर एक ऐसी जगह पर बना हुआ था जो कि पहले ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग मरने के बाद जाया करते थे दाह संस्कार के लिए। फिर भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि शुरुआत में वो घर हॉन्टेड नहीं था। आई डोंट नो कि वो था या नहीं था। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पूछ-पूछ कर स्टोरी को कनेक्ट किया है। तो मैंने अपने बड़ों से जो सुना है या अपनी एल्डर सिस्टर से जो सुना है, क्योंकि मैं अपने बहनों में सबसे यंगेस्ट हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारा घर हॉन्टेड कुछ मल्टीपल रीज़न्स की वज़ह से हो सकता है, जिसमें से एक रीज़न ये है कि बहुत पहले मेरी फैमिली मेंबर्स ने एक कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से एक लेडी ने हमारे परिवार को कर्स किया था। वो इस तरह से इंसिडेंस था कि एक पंडित थे जो हमारे यहाँ मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे और हमारे मंदिर से भगवान के जो आइडल थे उन्होंने कुछ गोल्ड ज्वेलरी पहन रखी थी जो कि गायब हो गई थी। तो ऑब्वियसली वो चोरी का इल्ज़ाम उनके ऊपर आ गया क्योंकि उनके पास ही मंदिर का पूरा एक्सेस होता था। तो
मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स थे, मोस्ट प्रोबेबली मेरे दादाजी या कज़िन उनके या जो भी लोग थे, उन्होंने उनको काफ़ी मारा और उनको 2-3 दिन तक बाँध कर रखा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। मुझे पता है, मुझे ये मतलब ब्लंटली नहीं बताना चाहिए, बट यही है, यही सच है। इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और उनकी वाइफ़ ने फिर मेरी दादी के पास आकर मेरी फैमिली को कर्ज़ किया कि जिस तरह से मैं रो रही हूँ, जिस तरह से मैं परेशान हूँ, जिस तरह से मेरे हस्बैंड आज नहीं हैं, उस तरह से आपके घर की हर एक बेटी, हर एक लेडी परेशान रहेगी। तो एक ये रीज़न था जिसकी वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा फैमिली में जो होती आ रही हैं चीज़ें, वो हो रही हैं। सेकंड, मेरे फादर जो हैं, अभी भी वो हैं, उनकी क्योंकि एक वेल ऑफ फैमिली से थे, फिर उनके एक फादर थे जो उनके लीगल फादर हैं, एक बायोलॉजिकल फादर हैं। उनको बहुत पैसे, बहुत लाड, बहुत प्यार मिलता था शुरू से। तो वो कुछ ऐसी आदतों में आ गए जो सही नहीं है। हर एक रिलीजन के कुछ डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। तो जितने भी डोंट्स थे, वो मेरे फादर की आदतें थीं। तो उस घर में रहकर वो डोंट्स को प्रैक्टिस करते थे। ड्रिंक करना एंड ऑल, जो भी वो करते थे, तो वो बहुत ऐसी हरकतें थी जो उनको शायद नहीं करना चाहिए थी, पर उन्होंने उस घर में रहकर वो की। अब मेन चीज़ जो शुरू हुई वो ये हुई कि हमारे गाँव में एक दिन एक लेडी अपने घर से भाग गई, क्योंकि उनके हस्बैंड उनको बहुत मारा करते थे और वो लेडी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी। और उनके हस्बैंड मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और वो भी पापा की तरह ड्रिंकिंग हैबिट्स में थे, तो उनकी वाइफ़ बहुत परेशान थी। एक दिन वो अपने घर से भाग गई और ये उस समय की बात है जब ट्रैवल व्हीकल्स और ये सब बसेस, टैक्सीज़, ये सब बहुत कम होते थे और गाँव में तो ये चीज़ें बहुत ही ना के बराबर होती थी। तो वो भाग गई और एक खेत में जाकर के छिप गई और वो वेट करने लगी कि कोई बस आएगी तो वो उससे अपने घर चली जाएँगी, अपने मायके चली जाएँगी। पर शाम हो गई और बस नहीं आई, तो वो बहुत डर गई और उन्होंने सोचा कि अब अगर मैं घर जाऊँगी तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। और उसी खेत में उसी फार्म में एक कुआँ था जिसमें वो कूद गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो जब ये हुआ, ये पहली शुरुआत थी कि हमारे गाँव में कुछ ऐसे इवेंट शुरू हो गए जो कि स्ट्रेंज थे। ये हुआ तो लोगों को नेचुरली ये लगा कि इन्होंने सुसाइड कर लिया डर के कारण या किसी भी वजह से। ये बात मेरी मम्मी को नहीं पता थी क्योंकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए उनको नहीं बताया गया कि ऐसे कुछ हुआ है। तो अगले ही दिन मेरी मम्मी से मिलने के लिए वही फ्रेंड आई, जो कि अब नहीं है, जिनकी डेथ हो गई है, और उन्होंने मम्मी को बुलाया कि आप आओ बाहर, मुझे आपसे बात करनी है। मेरी मम्मी ने अंदर से ही ये बात सुनी और वो बाहर गई। पर बाहर वो दिखाई नहीं दी, तो उनको लगा कि शायद वो वेट करते-करते चली गई या उनको कोई काम आ गया, वो चली गई, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से भी बहुत डरती थी। तो ऐसा 1-2 दिन हुआ, उन्होंने मेरी दीदी क्योंकि थोड़ी बड़ी थी तो उनको वो सारी बातें बताया करती थी कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, क्या बुरी लगती हैं। तो उनकी फ्रेंड जो आ रही थी पर बिना ही मिले चली जा रही थी, तो ये बात भी मेरी दीदी से शेयर करती थी। उसके बाद एक दिन मेरी मम्मी अचानक से एक रूम में लॉक हो गई। हम सब बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैं सिर्फ़ 2 साल की थी, मैं भी एक प्राइमरी स्कूल में जाया करती थी और मैं 12 बजे वापस आया करती थी। तो जब मैं वापस आई तो किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। मैं वहाँ खड़े होकर रोती रही और 1-2 घंटे बीत गए, तब मेरी बड़ी दी आई स्कूल से वापस। उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने कहा कि कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। फिर उन्होंने भी दरवाज़ा नॉक किया पर किसी ने नहीं ओपन किया। फिर जब बहुत देर तक ऐसे ही हुआ तो वो गई, दादी को बुलाकर लाई, चाचा जी आए, दादी आई, मेरे पापा आए, उन्होंने दरवाज़े को किसी तरह तोड़ा। आपको पता होगा कि पहले ज़माने में गाँव में ऐसे एक लोहे की चेन हुआ करती थी जिसको उसमें फँसा दिया करते थे, वो ही लॉक हुआ करता था। उसको तोड़ा
और जब हम अंदर गए तो मेरी मम्मी वहाँ पे तब तक जा चुकी थी। उन्होंने वो एक दवाई होती है जिसको अक्सर गेहूँ में और ग्रेन्स में रखते हैं ताकि कीड़े ना हों, वो खा ली थी। और मुझे अब उनकी कोई भी मेमोरीज़ मुझे याद नहीं है, बट एक ही मेमोरी है जो मुझे अब भी अक्सर मेरे सपने में भी आती है कि मैंने उनके पैर काँपते हुए देखे थे। वो एक लास्ट, और वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। मेरी मम्मी चली गई और उस वक़्त सिर्फ मैं 2 साल की थी, हम 4 सिस्टर्स हैं। उन्होंने सुसाइड किया। बहुत कुछ हुआ, पुलिस आई, बहुत कुछ हुआ, पैसे देकर सब कुछ मामला सेटल हो गया। उस पूरे 1 मंथ में 5 सुसाइड हुए पूरे गाँव में। ये वो सुसाइड नहीं है जो मेरे घर में हुए, ये वो सुसाइड है जो गाँव में हुए। और सब स्ट्रेंज, किसी को नहीं समझ आया कि ऐसे क्यों हुआ। हाँ, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। पर मेरी मदर, मेरी दीदी बताती है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एजुकेटेड थी। उन्होंने उस ज़माने में इंडिया का टफ़ेस्ट मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर किया था, पर उनकी शादी हो गई तो वो आगे परस्यू नहीं कर पाईं स्टडीज़। मेरे नाना जी वीडियो थे, तो वो एक अच्छी फैमिली में बड़ी हुई थी। इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो पता नहीं। अब लोग अपने-अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बातें करते हैं, इसलिए किया होगा, उसलिए किया होगा, पापा की ड्रिंकिंग हैबिट है, या आप चारों लड़कियाँ हो, बेटा होना चाहिए था, बहुत सी बातें करते हैं। आई डोंट नो, मेबी कोई बात सही हो, आई डोंट नो। ये होने के बाद मैं पापा की मासी के घर चली गई और मेरी 2 दीदी चाचा के घर रहने लगी और एक दीदी बुआ-दादी के घर चली गई। इस पूरे टाइम में मेरी 3 बुआ-दादी हैं, उन तीनों के हस्बैंड्स की डेथ हो गई। एक बुआ-दादी के हस्बैंड को किसी ने गला काट दिया। उन्हीं के घर में सुबह जब वो ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे और उनकी वाइफ़ सिर्फ़ 2 मिनट के लिए किचन में गई थी उनके लिए पानी लेने, और जब वो वापस आई तो उनका गला कटा हुआ था। मतलब 2 मिनट में कोई कैसे वहाँ आकर काट कर उनको मर्डर करके गया, तो ये आज तक समझ नहीं आया, कुछ भी पता नहीं चला। चलिए उस समय में कैमराज़ नहीं होते थे, इतनी फ़ास्ट लाइफ़ नहीं होती थी, तो नहीं पता चला होगा। सेकंड बुआ दादी के हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ, थर्ड बुआ दादी के हस्बैंड को अ, एक्सीडेंट हुआ और वो तीनों की भी डेथ हो गई। फिर मेरे दादाजी ने भी सुसाइड किया था। मेरे दादाजी की डेथ मेरी मदर से पहले हुई थी, पर उन्होंने भी सुसाइड किया। जबकि इतनी अच्छी फैमिली, इतना सब कुछ होने के बाद, और उनको तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके जो फ़ोटोग्राफ्स हम देखते हैं, जो उनकी लाइफ़ की हिस्ट्री हम सुनते हैं, उससे ये पता चलता है कि वो बहुत ही अलाइव थे, बहुत जॉली थे। पर अब क्या हुआ, किस लिए उन्होंने किया, नहीं पता। तो ये सेकंड सुसाइड था जो मेरी मदर ने किया मेरी फैमिली में। फिर हम सब तो चले गए, मेरे पापा उस घर में अकेले रह गए, तो वो घर में रुकते ही नहीं थे। वो रात भर बाइक लेकर घूमा करते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि रात भर ऊपर के फ्लोर पर इतने सारे लोगों की आवाज़ें आती हैं कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे कम से कम 20-25 लोग चिल्ला रहे हैं, खेल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता था। फिर ऐसा लगता था कि किचन में खाना बन रहा है। इस तरह की आवाज़ें आती रहती थी, और पापा अगर घर पे जाकर सोने की भी कोशिश करते थे तो कोई उनके बाजू में आकर लेटता था, फिर उठता था, फिर लेटता था। इस सब से वो इतना परेशान होने लगे कि वो घर में रुकते ही नहीं थे। और वो चाचा के घर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनकी हैबिट्स ऐसी थी जो हमारे घर में अलाउड नहीं है। एक टिपिकल कंज़र्वेटिव फैमिली है हमारी, तो उसमें ये सब अलाउड नहीं था, तो वो घर नहीं जा सकते थे चाचा के। फिर दादी ने सोचा कि शायद ये और भी बिगड़ते जा रहे हैं, तो इनकी सेकंड मैरिज करा देनी चाहिए। उनकी सेकंड मैरिज करा दी गई। वो जो मेरी स्टेप मॉम आई, वो भी बहुत एजुकेटेड थी। उन्होंने मास्टर्स किया था इंग्लिश लिटरेचर में, और वो जॉब भी कर चुकी थी। उनकी शादी हुई, हम सब भी उस शादी में गए थे।
और वो बहुत प्यारी थी। हम उनके साथ रहे तो नहीं ज़्यादा, क्योंकि उस घर में एक्टिविटीज़ होने की वजह से तो मेरी दादी ने हम सबको मना कर दिया कि आप सब जहाँ रह रहे हैं आप वहीं रहो। और पापा की अभी भी शादी हुई थी और वो घर भी ऐसा था, तो दादी ने ठीक नहीं समझा भेजना। तो अभी उनकी शा मेरे पापा की सेकंड मैरिज में कुछ महीने ही हुए थे कि एक दिन अ, मुझे खबर मिली, तब मैं बहुत छोटी थी, 7 साल की थी। खबर मिली कि वो जो सेकंड मदर थी वो अ, जल चल गई हैं। वो एडमिट है किसी हॉस्पिटल में। और मैं भी उनको देखने के लिए गई। मैं पापा के रिलेटिव्स के घर पे रहती थी, उनके साथ में गई। हालाँकि उनको मुझे नहीं ले जाना चाहिए था, क्योंकि मैं आज भी वो भूल नहीं पाती हूँ और मेरे अंदर बहुत उस चीज़ का डर हो गया है। मैं ठीक है, तो वो जब मैंने उनको देखा, आप शायद आपको बिलीव ही ना हो कि वो पूरी जली हुई थी। उनकी बॉडी का 100% पार्ट जला हुआ था, लेकिन उनके बाल वैसे के वैसे ही थे। उनके बाल बहुत लंबे थे, उनके बाल नीज़ तक आते थे। और ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान 100% बर्न हो जाए, और बाल सबसे पहले जलते हैं। तो जब मैंने उनको देखा था, मैंने उनको खुद ही देखा था, तो मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान को देख रहे हो जो पूरी तरह बर्न है, तो ऑब्वियसली आप घबरा ही जाओगे। तो वो पूरी बर्न थी। और जिस दिन वो बर्न हुई थी, उस दिन मेरी बुआ को, मतलब जो मेरे पापा की बहन है, उनको एक सपना आया था जब वो बर्न हुई थी। मेरे पापा की बहन दूसरे घर में रहती थी, तो उनको सपना आया था कि लो मैंने तुम्हारा घर जला दिया। और ये सपने में मेरी मम्मी ने उनसे बोला था, मेरी मम्मी जो नहीं थी, कि मैंने तुम्हारा घर जला दिया। और वो घबरा कर उठ गई थी और उन्होंने मेरी दादी को उठाया और बोला कि आप वहाँ पे कॉल करो। तब टेलीफ़ोन्स हुआ करते थे, पूछो क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? और इतना वो सोच ही रहे थे कि वहाँ से ही उनको कॉल आ गया कि जल्दी आप घर आओ। और फिर कुछ ही दिन वो सर्वाइव कर सकी, 3-4 दिन, और उनकी भी डेथ हो गई। अब ये किसी को नहीं पता कि वो किस तरह से जली। कोई कहता है कि उनके ऊपर अ, लालटेन गिर गई, कोई कहता है उन्होंने खुद को ही जला लिया, कोई कहता है कि आपकी मम्मी ने उनको जला दिया है, कोई कुछ कहता है। बट मेरे लिए एक बहुत स्ट्रेंज इसलिए था, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आँखों से खुद ही देखा था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाल कैसे बच सकते हैं? तो ये भी एक स्ट्रेंज डेथ थी, और जो कि बहुत बड़ा लॉस था। तो तीसरी डेथ हमारे घर में हो गई थी। ये होने के बाद ना मेरी दादी ने एक चीज़ डिसाइड की कि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो काफ़ी पंडित और तांत्रिक आना शुरू हुए। कई लोग बताते हैं कि बहुत से पंडित आए और गए, कई लोग डर के गए, कोई घबरा कर गए, कोई बोल कर गए कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे और मेरी बहन को एक किस्सा याद है, जब हम लोग समर वेकेशंस में आया करते थे घर पे, तो हमने देखा था कि 2 तांत्रिक या पंडित जो भी थे वो घर पर आए थे। और जैसे ही वो हमारे गेट में एंटर हुए, क्योंकि हमें बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो हम अपने गार्डन में खड़े होकर कोशिश कर रहे थे हमें पापा ना देख सकें, और हम उनको देखने की कोशिश कर रहे थे। तो जब वो जैसे ही गेट में एंटर हुए ना, तो ऐसा लगा कि उनको कितनी ज़ोर से किसी ने धक्का मारा है, और वो गली के उस तरफ एक बाउंड्री थी, उसमें जाकर गिर गए। उस बाउंड्री में बहुत सारे कांटे थे, झाड़ियाँ थी, और वो उस बाउंड्री से निकलकर उन्होंने मेरे पापा से बाय भी नहीं बोला और वो भाग गए। ये सीन मैंने खुद देखा था। ये कैसे हुआ था? किसने उनको धक्का दिया था? कोई वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ़ गेट से एंटर ही कर रहे थे, तब उनके साथ ये हुआ। तो बहुत सारे तांत्रिक वग़ैरह आए, पर वो कुछ कर नहीं सके। और लास्ट में एक तांत्रिक आए, उनका नाम था सेंगर साहब। वो जब हमारे घर में आए, तो उन्होंने ये बताया कि आपके गाँव में जितनी भी अ, अनटाइमली डेथ्स होती हैं, वो सारे यहीं पे आ जा रहे हैं। और ये आपका घर जो है वो एक तरह का हेडक्वार्टर बन गया है, कि जहाँ पे सारी स्पिरिट्स आत्माएँ आती जा रही हैं। तो उन्होंने हमारे घर को बाँधा, बहुत सारा रिचुअल वहाँ पे हुआ, 1-2 दिन तक कुछ पूजा चली। उस समय ऑब्वियसली मैं तो अपनी पढ़ाई की वजह से रिलेटिव्स के घर पे थी, तो बहुत सारी पूजा चली, जो मेरी दीदी लोगों ने बताया, क्योंकि वो चाचा के यहाँ रहते थे, उनको सारा नॉलेज होता था क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने घर को बाँधा। मेरे घर में जगह-जगह पर दरवाज़ों पर ब्लैक कलर के ताबीज़ बंधे हुए थे,
जिनको टच करना मना था और वो उन्होंने बाँधा था और उनका कहना था अब ना तो कोई आत्मा इस घर के अंदर आ सकती है और ना जो इसके अंदर आत्मा है वो बाहर जा सकती है। उन्होंने ये बोला कि ये आत्माएँ इसी घर में रहेंगी। ये जाने वाली अभी नहीं है बट ये अब हार्म उतना जितना हार्म कर सकती थी उतना नहीं करेंगी। इनकी मौजूदगी आपको पता चलेगी, आवाज़ें आएँगी, चीज़ें होंगी लेकिन अब इतना हार्म नहीं कर सकेंगे। ये उन्होंने बताया था और वो उसको बाँध कर चले गए थे। एक बार मुझे याद है कि जब मैं और मेरे कज़िन्स वहाँ खेलने गए थे, तो मेरी एक कज़िन ने वो ताबीज़ को पकड़ के हिलाया-विलाया और कहने लगी कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। और जब वो पकड़ रही थी उसे तब ये बोला सिर्फ़ कि ये कुछ नहीं होता, बकवास है और फिर वो उसी पल वो बेहोश हो गई और वो कम से कम 1 दिन तक बेहोश ही रहीं। उनको हॉस्पिटल लेकर गए, उनका दवाइयाँ सब करवाया और उनको 1 दिन बाद होश आया और वो कम से कम 1 हफ़्ते तक बुखार में थी। और उनका ये कहना था जिस 1 दिन वो बेहोश हुई थी, उनका ये कहना था कि मैं उस घर के एक रूम में कैद थी। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक रूम था, जिसमें मेरी मम्मी ने भी सुसाइड किया था और जिसमें सेकंड मदर जो थी, वो भी उसी रूम में जली थी। तो वो रूम जो था, उस उनका कहना था कि मैं उस रूम में फँसी हुई थी वो एक दिन। तो ये हुआ, इसके बाद हम सब अपनी-अपनी जगह पर थे। मैं जब लगभग 11 साल की थी, तब मुझे एक खबर मिली कि मेरे पापा ने तीसरी बार शादी की है और इस बार उन्होंने मेरी अपनी मासी यानी कि मेरी मम्मी की रियल सिस्टर थी, उनसे शादी की। तो मैं तो बहुत खुश हुई क्योंकि मेरी तो मासी हैं वो, तो मुझे लगा कि शायद अब फाइनली सब सही हो जाएगा क्योंकि दूसरों के घर में आप दूसरों के घर की तरह ही रह रहे होते हैं। तो जब उनसे शादी हुई, वो मेरे पापा ने लव मैरिज की थी। मेरी दादी उसके सख्त खिलाफ थी पर उन्होंने की तो कर लिए और फिर हम सबको भी उन्होंने बुला लिया। मेरी दादी ने इसके लिए भी मना किया पर उन्होंने हम सबको घर पे बुला लिया। जब हम घर पे आ गए तो मैं तो क्योंकि बहुत छोटी थी, 11 साल की थी, तो मुझे तो नहीं समझ में आता था कि क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। पर हमको एक कुछ हिदायतें दी गई थी, जैसे उस रूम में नहीं रुकना है, वहाँ नहीं जाना है, वो रूम अक्सर लॉक ही होता था। रोज़ पूजा करना है, ये वाला जाप करना है, वो वाली पूजा करना है, अकेले नहीं बैठना है, ये सारी हमको बताई गई थी चीज़ें, हम उसको फ़ॉलो करते थे। बच्चे अक्सर जो बताया जाता है फ़ॉलो करते हैं। मेरी दीदी लोग बताया करती थी कि उन्होंने कुछ फ़ील किया, यहाँ कुछ देखा, वहाँ कुछ देखा, पर मुझे उस समय तक कुछ भी नहीं दिखा था कभी। फिर धीरे-धीरे मेरी जो मासी थी और मेरे पापा थे, उन मतलब पापा हैं, उनका मिसबिहेव हम लोगों के साथ शुरू हो गया। मिसबिहेव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमको मतलब बताना नहीं चाहिए पर हमको रातों में उठा के पिटाई की जाती थी। क्यों पता नहीं, मुझे नहीं पता। हमको और टॉर्चर किया जा रहा था तो मेरी 2 दीदी जो थी वो घर छोड़कर चली गईं। उनकी पढ़ाई भी रोक दी गई थी, वो घर छोड़कर चली गईं कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है और मैं जॉब करूँगी। मेरे घर से जब वो चली गईं तो फिर हम लोगों का और भी ज़्यादा टॉर्चर स्टार्ट हो गया। इसलिए हम जब 2 बहनें बचे तो उसमें से 1 बहन चाचा के घर रहने चली गई, फिर सिर्फ़ मैं बची। तो सिर्फ़ जब मैं बची तो उस पूरे ऊपर वाले फ्लोर पे मैं अकेले सोया करती थी और मेरे पापा तो ऑब्वियसली पापा और मासी नीचे सोते थे। वो अपने बेडरूम में सोते थे। तो जब उस ड्यूरेशन में और मैं थोड़ी और बड़ी हो गई, 13-14 साल की हो गई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि रात में वहाँ पे रात भर किचन में कोई खाना बनाता है। मतलब सीटी लगने की आवाज़ आती है कुकर में, कढ़ाई में कड़छी चलाने की आवाज़ आती है, सिंक में बर्तन धोने की आवाज़ आती है। ये रात भर होता था वहाँ पे। और जो वो वाला रूम था जिसमें वो 2 डेथ्स हुई थी, उसमें ऐसा लगता था कि जैसे बहुत सारे लोग आपस में बहुत तेज़-तेज़ बात कर रहे हैं, लेकिन आप उस बात को समझ नहीं सकते हो कि क्या बात कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मुझे कोई वहम हो रहा है या 1 सेकंड के लिए हो रहा है, फिर अगले सेकंड नहीं हो रहा है। ये इतना एविडेंटली होता था कि कोई गेस्ट भी आते थे तो वो ये पूछते थे कि ये सब क्या हो रहा है? तो ये नॉर्मल था वहाँ पे, ये कोई ऐसा नहीं था जो कोई एक एक्सपीरियंस करेगा। फिर कई बार मैं देखती थी कि मेरी मासी आई हैं और किचन में जा रही हैं, पर किचन का दरवाज़ा खोले बिना ही वो अंदर चली जाती थी। तब मुझे रियलाइज़ होता था कि वो मासी हैं ही नहीं। तो ऐसे मैंने कई बार कई लोगों को ऐसे देखा है जैसे कि मेरे पापा जा रहे हैं
पर पापा बिना दरवाज़ा खोले ही अंदर चले जा रहे हैं। तब मुझे रियलाइज़ होता था कि वो एक्चुअली पापा दिख रहे हैं, वो है नहीं। तो उस पूरा ड्यूरेशन में मैंने बहुत कुछ फ़ेस किया। पर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेंज बात बताऊँगी जो शायद सुनने वालों को रियल ना लगे, पर मेरे पापा और मेरी जो मासी थी, वो मुझे अकेला पाके तो और भी ज़्यादा टॉर्चर करते थे। लेकिन वो जो एनर्जीज़ वहाँ पे रहती थी, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे सेव किया। कई बार ऐसा होता था कि जब मुझे ठंड के दिनों में सोने के लिए बेडिंग नहीं दिया जाता था, मुझे ब्लैंकेट नहीं दिया जाता था और मैं रोती होती थी रात में, तो मुझे कोई आकर उठाकर सुलाता था, थपकी देकर। कोई दिखाई नहीं देता था, पर ऐसा होता था। जब मुझे खाना नहीं दिया जाता था, तो मुझे कई बार कहीं पे कोने में, कॉर्नर्स में रखा हुआ चीज़ें मिलती थीं, जैसे कोई मिठाई या कोई बिस्किट्स, मैं वो खा लेती थी। कहाँ से आती थी मुझे नहीं पता। कई बार मेरी मासी जब मेरे साथ कुछ गलत करती थी, तो उनको इतना ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस होता था कि वो आकर मुझसे सॉरी बोलती थी। हालाँकि वो फिर से वही कुछ करती थी। तो वहाँ पे जो एनर्जीज़ थी, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, उन्होंने मुझे एक सेफ स्पेस दिया। मेरे मासी और पापा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, पर उन लोगों के साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए, एक के बाद एक, और मुझे पता होता था कि वो लोग को दोनों को स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, मुझे मालूम चल जाता था, पता नहीं कैसे, जबकि मैं 13-14 साल की थी। फिर फाइनली वो लोग एक पंडित से मिले और उस पंडित ने मुझे बुलाया, बोले कि तुम यहाँ आओ। तो मेरे पापा ने बोला कि क्या ज़रूरत है इसको बुलाने की? तो उन्होंने बोला कि तुम दोनों इसको बहुत परेशान करते हो और ये बच्ची बिल्कुल अकेली पड़ गई है, तो तुमको यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं। अब तुम इसको परेशान करना छोड़ दो, वरना तुम लोगों का क्या हाल होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। और बच्चे तो भूल ही जाओ, आगे जो बेटे की चाहत है वो तो होगी ही नहीं। तो फिर मुझे उन लोगों ने थोड़ा कम परेशान करना शुरू किया और उनका एक बेटा हुआ, एक बेटी भी हुई। उनको मतलब उनको भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए उन बच्चों को, पर वो दोनों बच्चे नॉर्मल नहीं हैं। उनका बेटा इस तरह से नॉर्मल है कि वो अपनी एज से बहुत छोटा है और उनकी बेटी जो है वो उसको बहुत सारे एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हैं और वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाती है। तो ये उनके साथ हुआ। तो फ़ास्ट फॉरवर्ड जब ये सब हो गया, तो जब उनके बच्चे हो गए, तो मेरी मासी ने ये डिमांड रखी कि इनको घर से निकालो, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, यानी कि मेरे मेरे साथ। तो मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल में भेज दिया और जब उन्होंने मुझे हॉस्टल में भेजा, उसके बाद मैं कभी वहाँ पे नहीं गई। उसके बाद वहाँ क्या कुछ हुआ वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उन लोगों से बात भी नहीं करती हूँ। और अब वो जो घर है वो एक डैम प्लान में आ गया है, मतलब वो पूरी प्रॉपर्टी, वो पूरा गाँव एक डैम प्लान में आ गया है, जिसमें कि वो पूरा गाँव डूब जाएगा, वो घर भी डूब जाएगा। और जब से उसका नोटिस आया है कि अगले कुछ महीनों में ये डूब जाएगा, अब उसको घर को खाली भी कर दिया गया है, तो तब से वो घर रोज़ मेरे सपने में आता है, एवरी डे विदाउट फेल। आई डोंट नो व्हाई, पर वो रोज़ मेरे सपने में घर आता है। ये मेरे घर की कहानी है, पर मेरे गाँव में भी बहुत सारा कुछ हुआ है। वो गाँव ही अपने आप में एक अजीब जगह है और मेरा घर उस गाँव का एक हेडक्वार्टर काइंड ऑफ था।